बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। विपक्षी एकजुटता की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं और अब इसलिए आज ये खबर चर्चा में है क्योंकि कल यानी शनिवार को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, यानी शपथ लेंगे। वो नए मुख्यमंत्री के तौर पर डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस को अब अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने का मौका मिल गया है, क्योंकि कर्नाटक में मिली जीत के बाद अब कांग्रेस पार्टी ये दिखाने में जुट गई है कि किस तरीके से 2024 के लिए अगर कोई विपक्ष का चेहरा बनेगा तो वो राहुल गांधी होंगे। किस तरह से विपक्ष की अगुवाई कांग्रेस करेगी, इसको लेकर अब रणनीति बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। और उसी मुहिम के तहत शक्ति प्रदर्शन जो कल दिखाने की कोशिश है, उसमें विपक्षी नेताओं को न्योता दिया गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सभी विपक्ष को न्योता नहीं है ये, इसमें भी पिक एंड चूज किया गया है कि कौन हमारे सामने खड़ा होगा उसको न्योता नहीं दिया जाएगा। जो हमारी छतरी के नीचे आने को तैयार है, यानी हमारे अंडर काम करने को तैयार है, उन सबको मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से न्योता दिया गया है। जिनको नहीं दिया गया जरा उनकी बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी न्योता नहीं है, टीआरएस न्योता नहीं है, खास तौर पर जगनमोहन रेड्डी न्योता नहीं है, मायावती न्योता नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनका इंतजार तो था लेकिन न्योता उनको नहीं मिला है। तो ये जो पिक एंड चूज की राजनीति है, इसके पीछे जो स्टोरी है कांग्रेस पार्टी की और जो दलील होगी उस पर आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तो फिलहाल यही दिखाई दे रहा है, एकजुटता और एकता नहीं बल्कि टुकड़े टुकड़े विपक्ष ही 2024 में लगता है कि चेहरा जो भी होगा वो सामने आएगा। चलिए सबसे पहले वो टाइमलाइन देखते हैं इस खबर पर जो आज अलग अलग हलकों से सामने आई। We should be happy, we should deliver, we should fulfill the promises what they have given. That is our main motto, agenda. ये विडंबना की बात है कि जो पूरे देश में विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं वो अपनी पार्टी की एकता को संभाल नहीं पा रहे। अगर नरेंद्र मोदी को हराना है, 2024 में बीजेपी को हटाना है, तो विपक्ष को एक बड़ा चेहरा देना पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि पूरे देश में विपक्ष के पास प्रियंका गांधी से ज़्यादा पॉपुलर, एक्सेप्टेबल और क्रेडिबल फेस नहीं है। हर आदमी, हर पार्टी वाला चाहता है कि उसका नेता जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने। हम भी यही चाहते हैं कि हमारा नेता प्राइम मिनिस्टर बने। ये डिपेंड उस पर करता है कि किसके कितने एमपीज आते हैं। वो जिस दल में है, पहले तो अपने दल में ही इस बात को लेकर सहमति बना लें कि प्रियंका जी को आगे आना चाहिए, और उसके बाद उन्हीं की ही जिम्मेदारी है कि गठबंधन के भी तमाम दलों से बात करें। किसी भी दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए अभी कोई नाम की चर्चा नहीं करनी चाहिए, इससे विपक्ष में फूट पड़ती है। 100 यूनिट माफ, 200 यूनिट हाफ। आज कैसे हमारे हर परिवार की क्रय शक्ति बढ़े, ये मेरा लक्ष्य है। कर्नाटका का चुनाव खत्म हो चुका है। कर्नाटका के चुनाव खत्म होने के बाद अगर सबसे ज्यादा भाजपा के लोग डरे हैं तो वो बिहार से डरे हुए हैं 24 को लेकर के। तो विपक्षी एकता का जो ये चेहरा है वो दिन प दिन बदलता जा रहा है। हर रोज उसमें कुछ नए नाम जुड़ने की कवायद शुरू हो जाती है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसे बयान सामने आते हैं और कुछ ऐसे नाम सामने आते हैं जो खुद को इससे अलग कर लेते हैं। आज का नाम जो सामने आया वो था मायावती का,
क्योंकि बीएसपी के हवाले से एक खबर सामने आई कि बीएसपी 2024 में किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी, बल्कि अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की नेत्री और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अब तक वो भी यही कहती थी कि कांग्रेस से उनको कोई साथ और हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब कर्नाटका के नतीजों के बाद उनकी तरफ से एक बात सामने आई कि हम साथ में आने को तैयार है, लेकिन अब जब उनको निमंत्रण दिया गया, न्योता दिया गया, तब उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि मैं नहीं जाऊंगी, अपने एक नुमाइंदे को वो भेजेंगी कल के शपथ ग्रहण समारोह में। तो ये जो तस्वीर बदल रही है और जो टुकड़े टुकड़े विपक्षी एकता के हैं, उन सबको जरा समेटने की मुहिम में कौन लगा हुआ है, इस पर बात करने की कोशिश करते हैं। बेहद ही खास मेहमानों का एक पूरा पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ गया। मैं परिचय करा देती हूँ अपने खास मेहमानों का। स्टूडियो में हमारे साथ सतीश लखेड़ा जी मौजूद है, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज जी भी मौजूद हैं। हमारे साथ पीयूष जोशी जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक और आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, वो भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, जो कि नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के, वो भी जुड़ गए हैं। और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में सूर्य प्रकाश मैथिल जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उदित राज जी, मैं शुरुआत जरा आप ही से करना चाहूंगी। ये जो टुकड़े टुकड़े हो रहा है विपक्ष, पिक एंड चूज जो कल के लिए किया गया, अगर निमंत्रण देना था तो सबको दिया जा सकता था, लेकिन उसमें कुछ दलों को जोड़ा गया, कुछ को निकाला गया। ममता बनर्जी ने भी कह दिया है कि वो खुद नहीं आएंगी, उन्होंने दूर से ही अपना एक तरीके से उसको लेकर एक्सेप्टेंस है वो भेज दिया है। तो ये जो तमाम तस्वीरें हैं, इसके बारे में जरा मैं समझने की कोशिश करूंगी उदित राज जी। देखिए रीमा जी, ऑलरेडी उन सबके अलग अलग पार्टियां हैं, तो जब अलग अलग पार्टियां हैं तो उनको टुकड़े टुकड़े क्यों कह रहे हैं? ये तो मतलब है कि जैसे कि एक बीजेपी का प्रवक्ता कोई बोल रहा हो, उनको भी नहीं बोलना चाहिए। ये प्रोसेस एनडीए का, यूपीए का फॉर्मेशन का यही रहा, एनडीए का भी यही रहा। जरूरी नहीं है कि एक निमंत्रण पर सब आए, और जो आए वो जरूरी नहीं है कि अंत तक रहेंगे, और ये जरूरी नहीं है कि जो नहीं आ रहे हैं तो उसका मतलब कि असहमति है। उनकी अपनी व्यस्तताएं हो सकती हैं, तो टुकड़े टुकड़े इसका नाम तो नहीं दिया जाना चाहिए। ऑलरेडी ये पार्टियां हैं, पार्टी का मतलब भी होता है टुकड़ा, पार्ट का मतलब होता है टुकड़ा, कि पूरा समाज नहीं होता उसमें। पूरा समाज जब हो जाएगा तो डिक्टेटरशिप की बात है। तो बात यह है कि उनके अपने अपने दल हैं, उनकी अपनी सुविधाएं हैं, और एक प्रयास जारी किया जा रहा है। हमने तो कोई दावा नहीं किया कि सारे लोग हमारे साथ आ ही गए हैं। और एक बात सही है कि 9 साल से लगातार अगर कोई नेता किसी भी मुद्दे के ऊपर, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे चीन के द्वारा आक्रमण कराया गया हो, या कृषि फार्म जो लॉ जो लागू हुए थे, उसकी लड़ाई राहुल गांधी जी ही लड़ते रहे। अडानी का जो भ्रष्टाचार में ये सारी पार्टियां हमारे साथ में आई हैं। तो अब कर्नाटका गवर्नमेंट का शपथ है कल, उसमें से कुछ की असुविधा हुई होगी और कुछ को पार्टी ने नहीं इनवाइट किया होगा। ये पार्टी का अपना डिस्क्रेशन है, उसकी अपनी सोच है कि कौन आगे चल करके हमारे साथ है, कौन अंदर से मिला हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि सारा विपक्ष एक है, जब सारा विपक्ष एक हो बीजेपी का अस्तित्व नहीं रह जाएगा। बीजेपी आज 43% पर है, 43% पर है, बल्कि उससे कम नीचे आ गई, 39% पर आ गई है। सर, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि रीमा जी कि सब टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और एक गैदरिंग से तो शपथ है, ये कोई मिलके चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। निमंत्रण देना है, अपनी सुविधाएं होती हैं, उनकी व्यस्तताएं होती हैं, तो इसको इस तरह से नहीं नकारा जा सकता। लेकिन एक बात जरूर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कर्नाटक के चुनाव के बाद लोगों के स्वर बदले हैं। इस देश की जनता में यह विश्वास पैदा हो गया है कि मोदी जी को हराया जा सकता है। मोदी जी हारे हैं, खड़गे जी जीते हैं, मोदी जी हारे हैं, राहुल गांधी जीते हैं। सीधा मोदी जी का इलेक्शन हो गया था 15 दिन, वहां जाकर के बैठे हुए थे 15 दिन से 10 दिन से कितनी रैलियां, कितने रोड शो किया। और किसी उदित राज जी, इस मुद्दे पर मैं आऊंगी, लेकिन ये जो नाम को लेकर आपने सवाल खड़ा किया ना,
टुकड़े टुकड़े विपक्ष, एक मिनट दिखाइए जरा वो स्क्रीन पर, टुकड़े टुकड़े क्यों कहा गया है? किसी पार्टी को टुकड़े टुकड़े नहीं कह रहे हैं हम, विपक्षी एकता को टुकड़े टुकड़े कहा है और उसकी भी एक खास वजह है। उसकी एक खास वजह है, ये देखिए एक मिनट, ये जिनको निमंत्रण दिया वो टुकड़े टुकड़े के इस तरफ है और जिनको निमंत्रण नहीं दिया वो इस तरफ है। नवीन पटनायक, मायावती, पिनराई विजयन, अरविंद केजरीवाल, केसीआर और जगनमोहन रेड्डी, ये सब आपके साथ नहीं है, एक बड़ा खेमा। और दूसरी तरफ जिनको निमंत्रण दिया है वो इस तरफ है। ममता बनर्जी को हमने इसमें इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि वो खुद भले ही ना आ रही हो लेकिन अपना एक नुमाइंदा वो भेज रही हैं। तो देश के इतने बड़े हिस्से के चीफ मिनिस्टर या फिर की नेताओं को और पार्टियों को जब आप आमंत्रण नहीं देंगे, मायावती को नहीं दिया गया, तो इसको क्या कहा जाए? विपक्षी एकता कहीं नहीं है ना, एकजुटता कहां है? फिर इस पर सवाल खड़ा किया है हमने। नरेंद्र मोदी के खिलाफ में कहां पर विपक्षी एकता है, ये बताइए। 2024 को लेकर ना सेमीफाइनल है ना फाइनल है। क्या है फिर? 2000 कुछ भी नहीं है, ठीक है, एक औपचारिकता है, आमंत्रित किया गया। कुछ के साथ में अभी असुविधा होगी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो वार्तालाप के दौर में होती है, उनका खुलासा नहीं हो सकता। ये प्रोसेस एनडीए में भी था, एनडीए में तमाम ऐसे सारे कभी भी 16 या 22 या 18 जो दलों का इन्होंने बनाया था, बल्कि 24 कहते थे, ठीक है, 24 तो कभी एक नहीं इकट्ठा होते। ओके, मैं जरा सतीश लखेड़ा जी आप ही से इस मुद्दे पर आना चाहूंगी, क्योंकि उदित राज जी को तो आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि अब कर्नाटक के नतीजों से ये पता चल गया है कि नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है और इसीलिए जो कल शक्ति प्रदर्शन है कहीं ना कहीं वो उसी की बानगी दिखाने की कोशिश है। क्या राहुल गांधी ही वर्सेस नरेंद्र मोदी अब होने वाला है 2024 में? सतीश लखेड़ा जी देखिए, 5 गारंटी और पीएफआई की कृपा से जो कर्नाटक में विजय इन्हें प्राप्त हुई है, हमें विपक्ष का जनादेश मिला है। हमारी चिंता वो 5 गारंटी पूरी करें और कम से कम पीएफआई के दबाव से बाहर रहेंगे। रीमा जी, आपने देखा होगा जब जेडीएस के कुमार स्वामी ने शपथ ग्रहण किया था तो इससे बड़ी श्रृंखला नेताओं की, विपक्ष के नेताओं की वहां इकट्ठा थी और उसमें ममता बनर्जी स्वयं गई थी। और अगर आप कुछ समय पहले राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा देखिए, उसमें जितने लोग बुलाए गए हैं, इसमें कितने लोग थे? कुछ वामपंथी नेता थे, शरद पवार जी ने अपनी बिटिया को भेजा, उद्धव ठाकरे जी ने अपने पुत्र को भेजा और पीडीपी के महबूबा शामिल हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला। इसके अलावा कोई नेता बोले, आम आदमी पार्टी दूर रही, ममता बनर्जी दूर रही, समाजवादी, यहाँ जयंत चौधरी, उसके बाद बिहार के सभी लोग दूर रहे, नीतीश कुमार। कर्नाटक के रिजल्ट नहीं आए थे, असली खेल तो अब खेल रहे हैं ना। नहीं, भारत रिजल्ट आने के बाद की अब ये मुहिम जो शुरू हुई है, इसको माना जा रहा है अब 2024 की रणनीति का हिस्सा। पर जैसा कांग्रेस को लग रहा था कि उनके नेतृत्व में सारा विपक्ष और पूरी जिस तरह की जीत को इन्होंने बताया कि सारे इनके साथ आएंगे, तो वो हमारे उड़ीसा से नवीन पटनायक जी हों, सारे लोगों ने धीरे धीरे अपनी मंशा बता दी है। केसीआर ने तो कांग्रेस के अलावा का तीसरा मोर्चा बनाने की बात की है। आम आदमी पार्टी, जिन्होंने इनको दिल्ली में 2 बार से 0-0 कर दिया है, पंजाब में इनको 78 से 17 पे ले आए हैं, उसी तरीके से 17 सीटों पे ये गुजरात में ले आए हैं, तो उनके लिए चुनौती है। मगर कांग्रेस पार्टी की चिंता ये भी हो रही है कि ये 24 का चुनाव लीड नहीं कर पा रहे हैं। ममता बनर्जी ने स्पष्ट कह दिया है कि तीसरे मोर्चे की या एक जो गठबंधन हमारा बनने जा रहा है, इसकी बैठक जेपी की धरती पे पटना में होनी चाहिए। अर्थात पहली बार कांग्रेस के घर में होने वाली बैठक अब कांग्रेस में मेहमान की तरह शामिल होगी, उनको मेहमान की तरह बुलाया जाएगा और कांग्रेस उसको लीड नहीं करने जा रही है। ओके, मैं एक रिएक्शन जरा बाकी मेहमानों से भी ले लूं, फिर मैं जरा आती हूं इस पर। उदित राज जी तो अभी भी इस बात पर भी मुस्कुरा रहे हैं, सतीश लखेड़ा जो बोले हैं उस पर मुस्कुराहट की कोई खास वजह? उदित राज जी, मतलब कांग्रेस की पोल ही खुल रही है वैसे तो अभी हो सकता है अभी सतीश प्रकाश जी भी खोलेंगे। वो हमारे पूर्व सांसद हैं, उन्हें पता है सब कुछ। अकाली दल छोड़ दिया है इनको, शिवसेना इनको छोड़ दिया, सब छोड़ करके इनको भाग रहे हैं। और आप देखिएगा कुछ दिनों में नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, मणिपुर में क्या हो रहा है, इन्हीं के मेले छोड़ के भाग रहे हैं। ओके, और वहां से भी दुनिया बिस्तर सब आपके साथ आ रहे हैं? मेरे साथ आएंगे या तो इनके खिलाफ खड़े होंगे, हालत है ये बता दें। ठीक है, सतीश प्रकाश अपना तो देखें। ओके, डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, बीएसपी ने क्या ये तय कर लिया है कि किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी मायावती? नहीं, रीमा जी, बहुजन समाज पार्टी का ये मानना है कि
आमतौर पर बहुजन समाज पार्टी जब जब लोगों से गठबंधन करती है, जिस राजनीतिक दल से, तो उस गठबंधन का फायदा उस राजनीतिक दल को मिलता है। बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो बहुत भोला भाला वोटर है, वो हमेशा बहुत भावनात्मक रूप से लोगों से जुड़ जाता है। लेकिन दूसरी पार्टियों के जो वोटर्स हैं वो आमतौर पर बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं दे पाते, इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने ये मान लिया है कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, कहीं भी उनका किसी तरह का कोई भी गठबंधन नहीं होगा। दूसरी बात, कर्नाटक में अगर कोई आता है तो ये कांग्रेस का बिल्कुल आंतरिक मामला है और वो किसी को भी बुलाना चाहते हैं। और राजनीति में एकता या राजनीति में ये सब चीजें कांग्रेस से ही सवाल क्यों पूछे, ये तो बीजेपी से ही पूछना चाहिए कि जो 29 पार्टियों के साथ 2014 में जो बीजेपी थी, आज उसके पास कितने लोग हैं? या आज जैसे उनका जी कह रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट में जिन पार्टियों को आप चरमपंथी कहा करते थे, हमेशा उसको कहीं ना कहीं ललकारा करते थे, उनके अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाते थे। आज नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी उन्हीं लोगों के साथ गठबंधन कर रही है और ये पीडीपी को लेकर के आपने सवाल उठाया, लेकिन पीडीपी के साथ मिलकर के सरकारें बनाई। तो राजनीति में कोई चर्चा नहीं है, राजनीति में कहीं ना कहीं फायदे नफे का नुकसान होगा, लेकिन मानना यह है कि बहुजन समाज पार्टी का ये आज भी स्पष्ट मानना है। इस देश की बहुत बड़ी आबादी है, जो दलितों की आबादी है, जो सामाजिक रूप से कमजोर लोगों की आबादी है, उनके हितों की रक्षा करनी। देश आजाद जरूर हुआ, लेकिन देश राजनीतिक रूप से आजाद हुआ, अभी भी इस देश का दलित कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से गुलाम है, उसके जो संवैधानिक अधिकार है वो कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर सतीश, अब एक सेकंड, आपकी पार्टी भी अब कोई सिर्फ दलितों की पार्टी नहीं है। आपकी पार्टी ने भी अपनी पूरी रणनीति जो है वो पिछले 10 साल में कितनी बदली है, वो तो इतिहास गवाह है उसका, कि हर वर्ग को आप लोग साधने की कोशिश करते हैं और इसीलिए शायद बीएसपी का जो कोर वोटर है वो उससे छिटका था। तो वो तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि आपकी पार्टी भी अब जिसकी आप मुहिम चलाने की बात कर रहे हैं ना, जिस वर्ग की, उसके साथ नहीं है। नहीं, देखिए मेरा मानना है, देखिए हर पार्टी का अपना एक विचार होता है, कांग्रेस का अपना एक विचार है, बीजेपी का अपना एक विचार है, बहुजन समाज पार्टी अम्बेडकर विचारधारा के ऊपर आधारित है। हम किसी के विरोधी नहीं है, अम्बेडकरवाद में किसी का विरोध नहीं है, खुदवाद में कभी किसी का विरोध नहीं है। वहां सीधी बात है कि हर व्यक्ति के अपने राइट्स है, समानता का अधिकार, कहीं ना कहीं नैतिकता का अधिकार ये लोगों के पास होना चाहिए। ठीक है, वो एक अलग विषय है, वो एक अलग विषय है। अभी तो फिलहाल आप किसी के साथ नहीं जाएंगे, ये फाइनल हो गया है 2024 में। अभी 2024 में बहुजन समाज पार्टी नहीं, 2024 में किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर इस चुनाव को लड़ेगी और परिणाम क्या रहेंगे आज इसके ऊपर आज चर्चा नहीं कर सकते। नहीं, आज नहीं कर सकते जाहिर तौर पर। मुझे तो रोज इसी मुद्दे पर चर्चा करनी पड़ रही है, क्योंकि आज आप कह रहे हैं, एक मिनट, आज आप कह रहे हैं कि कोई 2024 तक अब कोई गठबंधन नहीं होगा। ममता बनर्जी पर भी हमने शो किया था, उन्होंने भी ये डिक्लेयर किया। 2 दिन पहले उन्होंने कह दिया अब मेरा हाथ जो है वो बढ़ गया है कांग्रेस की तरफ। तो हर रोज तो रणनीति बदल रही है ना सभी नेताओं की, तो 2024 तक तो वैसे भी क्या बात रहेगी वो कहना मुश्किल है। पीयूष जोशी, ओके, देखिए एक बात मैं जरूर कहूंगा, जल्दी से। निश्चित ये सच है, देश में माहौल है, बीजेपी की तमाम नाकामियां, मोदी सरकार की तमाम नाकामियां, तमाम तंत्र लगे हुए थे उसको छिपाने में, लेकिन आज कहीं ना कहीं जनता के सामने वो चीजें निकल करके आई हैं। लोगों के बीच में सवाल है, तमाम लोग वोटर जो जिन्होंने बीजेपी को कहीं ना कहीं वोट किया था, इस आशा में कहीं ना कहीं जिस तरह की बातें मोदी जी की तरफ से बार बार कही जानी थी, आज वो भी चलता है स्थिति में। आप अगर निकाय चुनाव का उत्तर प्रदेश में परिणाम देखेंगे, वो ठीक है, सरकार ने उसको कैसे जीता है, लेकिन जो टर्न आउट है बीजेपी के इलाकों का, जहां बीजेपी का मजबूत वोटर चला, वहां आज बीजेपी का टर्न आउट बहुत कम था। वोटर कहीं ना कहीं नाराज है, आज बीजेपी के खिलाफ माहौल है। निश्चित रूप से आने वाले समय में चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, परिणाम बहुत सुगम नहीं होने वाले। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, आप कुछ कह रहे हैं, उसके बाद में पीयूष जोशी के पास जाऊंगी। धन्यवाद रीमा जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और अभी मैंने सुना तो 4 लाइनें हैं हमारे दोनों मित्रों के लिए। दोनों कौन? उदित राज जी के लिए भी, क्योंकि वो खुद को सेटिस्फाइड कर रहे थे, और अभी बसपा के जो हमारे प्रवक्ता हैं उनके लिए भी। सतीश लखेड़ा जी भी बोल चुके हैं, उनके लिए भी कुछ लाइन। नहीं, सतीश लखेड़ा जी तो बहुत सटीक बात कही थी। अच्छा, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो आज वही हाल उदित राज जी का भी है और सतीश प्रकाश जी का भी है। अब देखिए, कर्नाटक का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो मत प्रतिशत है वो कहीं भी कम नहीं हुआ, पहली चीज।
दूसरी चीज, कर्नाटक का तो राजनीतिक इतिहास रहा है कि एक पार्टी जो सत्ता में रहती है अगली बार वो विपक्ष में बैठती है, लेकिन फिर भी ये अपने आप में ऐतिहासिक रहा। कर्नाटक की जनता ने मोहर लगाई माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि वहां पर पूरा का पूरा वोट प्रतिशत जो पिछली बार मिला था वही मिला। दूसरी चीज आप देखिए कि जिस क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत थी, बेंगलुरु सिटी के अंदर, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, वहां पे मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का बढ़ गया। और मजे की बात आप लीजिए कि जेडीएस जिसका वोट प्रतिशत कांग्रेस में शिफ्ट हुआ है, जिसके कारण ये जो जीत है इनको मिली है, और ये बार बार बोलते थे बजरंग बली का आशीर्वाद। उलेमा काउंसिल सुन्नी ने इनकी पोल भी खोली। किस प्रकार से उलेमा काउंसिल ने कहा ना कि 70 सीटों के ऊपर मुसलमानों ने एक मुश्त वोट दिया है, इसके कारण। एक सेकंड सूर्य प्रकाश जी, लेकिन कर्नाटका पे ना मैं लंबी डिटेल में डिस्कशन कर चुकी हूँ उसके रिजल्ट को लेकर के, क्या परिणाम क्यों आए ऐसे, किसको कितने प्रतिशत वोट मिले, वो हमने कई दिन तक उस पर चर्चा की। आज मैं जरा भविष्य की राजनीति पर चर्चा कर रही हूँ, और इसीलिए जो बात यहाँ पर सतीश जी ने कही, मैं एक बार जरा डॉक्टर पीयूष जोशी के पास भी जाना चाहूंगी। पीयूष जोशी जी, थोड़ा दुख हो रहा है कि कांग्रेस ने अपने गठबंधन से आप लोगों को दरकिनार कर दिया है पूरी तरह से, ना इनवाइट कर रही है ना हाथ बढ़ा रही है। देखिए, जिसके घर में शादी है उसको किसको मेहमान बुलाना है किसको नहीं बुलाना है वो तो जो मेजबान है वही डिसाइड करता है। तो मतलब आप फूफा बनने को तैयार नहीं है ना? फूफा नाराज है, ये कहावत चलती है। जी हाँ, बिल्कुल भी फूफा बनने को तैयार नहीं है। एक और कहावत है, सम्राट को नहीं दोष गुसाई। तो सीधी सी बात है, यदि आम आदमी पार्टी में अपना सामर्थ्य है तो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से भारत की सबसे तेजी से बनने वाली नेशनल पार्टी के रूप में उभरी है, बड़े ही अच्छे से जनता के मुद्दों को चुनाव में लेके जाएंगे, जनता के बीच में शिक्षा स्वास्थ्य की बात करेंगे, लगातार बात करेंगे, महंगाई पे काबू करने की बात करेंगे, तो आम आदमी पार्टी के बढ़ते प्रभाव को कोई रोक नहीं सकता है। और जहां तक रही बात की भाई शपथ ग्रहण में बुलाना कि नहीं बुलाना, मैं हर बार पहले भी इसी मुद्दे पे आपके साथ में बहस में शामिल हो चुका हूं। मैं बोलता हूँ बहुत लंबा समय है, अभी साल भर राजनीति में बहुत लंबा समय होता है। अंग्रेजी में एक और कहावत है, देयर इज 2 minutes बिटवीन द कप एंड द लिप। तो अभी चाय तो अभी हमारी बनना शुरू हुई है। विपक्ष की चाय कैसे बनेगी, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले जाएंगे, चाय मसाले के अंदर क्या क्या डाला जाएगा, और वो जब लबों तक आएगी तो उसमें बहुत लंबा फासला है और काफी सारी चीजें आप और हम सब चेंज होते हुए देखेंगे। कई इक्वेशंस चेंज होंगी, कई डायनामिक्स चेंज होंगे। और जहां तक रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी नॉर्थ इंडिया में भी और गुजरात में भी, और आने वाला जैसा भी चुनाव अक्टूबर में 3 हिंदी पट्टी के राज्यों में चुनाव है, उसमें बहुत मजबूती से सभी सीटों में लड़ने का घोषित कर चुकी है। कर्नाटक में हमारे मनमाफिक रिजल्ट्स नहीं रहे, पर एक संगठन के विस्तार का काम शुरू हो चुका है। तो कोई बुला या नहीं बुला उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, जनता की बात लगातार करते रहना है और अपनी शक्ति को बढ़ाते रहना। नहीं, लेकिन बुलाने ना बुलाने की बात तो है ही ना यहाँ पर, क्योंकि जो चेहरा दिखाई दे रहा है उसमें आप लोग कहीं है ही नहीं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी को तो पूरी तरह से दरकिनारी कर रखा है इस विपक्षी एकता ने। एक बार भी राहुल गांधी ने ना केजरीवाल का नाम लिया, ना उनको निमंत्रण किसी भी मौके पर दिया। तो आप लोग तो साथ में है ही नहीं ना कहीं पर भी एकता के बीच में। देखिए, उंगली पकड़ने की या हाथ पकड़ने की जरूरत उसको पड़ती है जो खुद के पैरों पर चलना नहीं जानता है। जो खुद के पैरों पर चलना जानता है और न सिर्फ चलना बल्कि दौड़ना भी जानता है, उसको किसी के हाथ की सहारे की जरूरत थोड़ी ना है। यदि उनको जरूरत होगी ही तो वो खुद आके बुलाएंगे और खुद बोलेंगे कि भाई हमें गठबंधन करना है आपके साथ में, विपक्षी एकता के साथ में। केजरीवाल जी भी तो बैठे रहे थे गठबंधन करने के लिए कांग्रेस के संग लास्ट चुनावों में, याद है कि नहीं है? सर मैं बीच में नहीं बोला था आपके, मैंने अपनी नहीं, मैं तो बता रहा हूं आपको, जानकारी दे रहा हूं। केजरीवाल जी कितनी कोशिश की थी केजरीवाल जी ने लास्ट चुनावों में कि कांग्रेस के संग गठबंधन हो जाए। मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए, मेरी जानकारी पूरी दुरुस्त है, मेरे फैक्ट्स भी दुरुस्त है। आप अपने समय में जानकारी दे दीजिएगा जो देना चाहें, क्योंकि मैं आपके समय में नहीं बोला हूं। अदरवाइज आपकी जानकारी दुरुस्त करने के लिए मैं बीच में बोलने लग जाऊंगा तो साहब कहीं हम नहीं पहुंच पाएंगे। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं तो जानकारी दी है आपको। सर मैं नाराज नहीं हूं, बीच में कमेंट्री नहीं प्लीज, सब लोग अपने आपको मुझसे पहले समय दिया। ठीक है, ओके, बोलिए। तो मेरा यही कहना है कि भाई मेरा आज भी प्रगाढ़ता से मानना है, मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, पर मेरा आज भी मानना है कि यदि पूरा विपक्ष एक होकर लड़ेगा, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ में लड़ेगा और एक अच्छे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के साथ में लड़ेगा, तो ज्यादा मजबूत एक चुनौती दे पाएगा भारतीय जनता पार्टी को। और यदि नहीं होता है तो कोई बात नहीं मैडम, ठीक है, कोई हम तो हमारी शक्ति से लड़ेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और अच्छे से लड़ेंगे। ठीक है, तो मैं जरा 1 मिनट उदित राज जी के पास आना चाहूंगी। उदित राज जी, ये जो आम आदमी पार्टी, केसीआर, जगन मोहन रेड्डी, मायावती, ये तमाम दलों को जो एक तरीके से अलग कर दिया है बीजेडी,
तो आपको उम्मीद लग गई है कि ये लोगों के साथ अब कहीं कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है और जो गठबंधन होगा वो इनके अलावा वाला होगा? क्या ये बात क्लियर हो चुकी है? ना अलग किया गया है और जो आज दिख रहे हैं साथ में, जरूरी नहीं है कि अंत तक है, एक प्रक्रिया होती है। तब सब अपनी सुविधा के हिसाब से देखते हैं, देखना भी चाहिए, क्योंकि सभी दलों का अपना हित है और उनकी अपनी नीति है। वही कहा कि जो 24 दलों की बात, 29 दलों की बात करते थे, उनसे सवाल कभी नहीं किया गया कि बीजेपी का कुनबा कैसे बिल्कुल बिखर गया। तो ये बनता बिगड़ता रहता है, एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। आज जो सबसे बड़ा देश के सामने सवाल, वो सवाल है कि अडानी के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्या इनका रुख रहा है। शरद पवार का रुख था कि इस मुद्दे को आप बेवजह उठा रहे हैं? शरद पवार का ये रुख था, वो तो आपके साथ है ना? वो तो जनता जो जैसा कर रहा है जनता देखेगी भी। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, मेरे सहयोगी हैं, जनता देखेगी। फिर बाद में उन्होंने अपने बयान को बदला भी है, ऐसी बात नहीं है। कर्नाटक के चुनाव के बाद बयान बदला भी है। आज सवाल इस बात का है कि जब जनता जिस तरफ चलेगी उस तरफ लोगों का रुख बनेगा। अभी एक प्रक्रिया है, पहला अभी शुरुआत अच्छा हुआ है, क्योंकि साउथ भारत पे मोदी जी कभी चले थे करने कांग्रेस मुक्त भारत, दक्षिण मुक्त भारत हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? सॉरी, और बीजेपी मुक्त दक्षिण भारत हो गया कि नहीं? अब 5 साल 5 स्टेट में एंट्री नहीं होने वाली है इनकी, तो अब नॉर्थ की बारी है, वो होगा। वो भी एक होता है कि एक सेचुरेशन पॉइंट आता है, अब सेचुरेशन पॉइंट लगभग आ चुका है। अब वेट चल रही उत्तर प्रदेश में जो मेयर के चुनाव, जहां ईवीएम से चुनाव हुआ वहां जीते, जहां बैलेट से चुनाव हुआ। अच्छा, फिर ये तो अजीब बात है, ये अजीब बात है, फिर ये अजीब बात है। जहां ईवीएम से चुनाव हो, पहले जब ईवीएम पर सवाल खड़े होते थे, अब ईवीएम आपके फेवर में है तो अब दूसरा सवाल खड़ा हो गया है। ये सही तरीका है सतीश लखेड़ा? नहीं, जहां ईवीएम से चुनाव हुए वहां कांग्रेस की विजय हुई, जहां नहीं हुए वहां देखिए आपने खेला कर दिया। सतीश लखेड़ा जी, नगर पालिका, नगर पंचायत के जो रिजल्ट है उत्तर प्रदेश के मेयर के ठीक उदित राज जी सुविधा की राजनीति करते हैं, और गोरखपुर में 4.25 लाख वोट ईवीएम में पड़ता है और गिनती कितना होती है? 5.25 लाख। ये क्या है भाई? अखिलेश आप कोर्ट में क्यों नहीं चले गए? अगर ऐसा कुछ है तो कोर्ट चले जाते। उदित राज जी सुविधा की राजनीति करते हैं, सुविधा के लिए दल चुनते हैं, सुविधा के लिए दल छोड़ते हैं, उनका अपना एक कंफर्ट जोन रहता है। इसलिए वही ईवीएम उत्तर प्रदेश में हार का कारण है कांग्रेस की, और वही ईवीएम कांग्रेस की नहीं, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। कांग्रेस को तो क्या वहां पे हश्र हुआ यूपी में, उस वो चर्चा का एक आज कांग्रेस हल्दी की गांठ मिलते ही जैसे पंसारी बन गई है। आपके साथ आप हैं कहां? कौन आपको साथ ले रहा है? आपने जब कहा कि हम राष्ट्रीय विचारधारा का नेतृत्व करते हैं, जब आपने कहा कि कांग्रेस ही देश बचा सकती है, तो आज आप जिन लोगों को बुलाया, इन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव ने आपको बताया था कि आप जिस राज्य में जिस भूमिका में हैं, आपको उनके साथ उसी भूमिका में स्वीकार करना पड़ेगा। ममता बनर्जी आपको 3 सीट ज्यादा देने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव कहते उत्तर प्रदेश मेरा है, आपके जितने भी परफॉर्मेंस पुरानी रही है उस आधार पे आप सामने आएंगे। बिहार में भी आपके साथ वही चुनौतियां हैं। तो पूरे देश में पिछलगू की भूमिका में आ गए हैं। आपके साथ यात्राओं में लोग शामिल नहीं होते हैं, या सांकेतिक होते हैं कि विवाह में खुद नहीं गए, बच्चे को भेज दिया लिफाफा लेके। आपकी ये स्थिति हो गई है। तो इसलिए जब आप राहुल गांधी के चमत्कार को कर्नाटका में मान रहे हैं, तो हिमाचल तो राहुल गांधी नहीं गए, तो कौन से ब्लूटूथ से उन्होंने आशीर्वाद दे दिया था? नहीं तो क्रेडिट दें, क्योंकि इनके यहाँ प्रियंका गांधी थी ना, उनको क्रेडिट मिला है। क्योंकि ये भी धीरे धीरे गांधी परिवार का झगड़ा भी सामने आ रहा है। जिस तरीके से थे कि प्रियंका गांधी सोनिया गांधी यहाँ इनको दूसरे प्रत्याशी को शिव कुमार को चाहती हैं और राहुल गांधी सिद्धारमैया को चाहते हैं, उसी तरीके से हिमाचल में भी इनका हो रहा था। तो पार्टी के परिवार की गुटबाजियां सामने आ रही है, इस पे हमें नहीं बोलना, वो उनके अंदर का विषय। सर, सब बोलने के बाद आप कह रहे हैं मगर कांग्रेस पार्टी का
जिस तरीके से स्वागत होना था और जिस तरह उन्होंने लगा था कि अब पूरा देश की विजय करने का और हमारा नेतृत्व मिलेगा, मुझे लगता है जो ये मोर्चा बनने जा रहा है, जिस मोर्चे के पहले 2 टुकड़े हो गए हैं और जो लोग आने वाले भी हैं वो भी सांकेतिक आ रहे हैं। ममता बनर्जी का अब अगला दांव क्या है ये किसी को पता नहीं है। तो देखिएगा, सरकार गठन के बाद आपको राज्य में तो चुनौती है ही है, क्योंकि आपने 5 गारंटी का धन भी जुटाना है, कम से कम 55,000 करोड़ रुपया। ये आप कहां से लाएंगे? 80,000 करोड़ रुपए, जो 80,000 करोड़ रुपए 5 गारंटियों पर खर्च होने वाला है। जो प्रत्यक्ष 2 इन्होंने परिवार की महिला को 3,000 रुपया और शिक्षितों को जो इन्होंने भत्ता देना 55,000 करोड़ के आसपास का है। उसके अलावा हमने बजरंगबली के भी मंदिर बनाने हर जिले में बहुत बड़ा काम लेकर चले हैं। हमारी चिंता यह भी है कि आप किस तरीके से गुजरात कर्नाटक की जनता को जो आपने वायदे किए हैं वो आप पूरे करें। जल्दी से जवाब देंगे उदित राज जी कुछ, उसके बाद मैं सतीश प्रकाश जी के पास जाऊंगी। उदित जी ये भी बताइएगा, जो आरोप सतीश जी ने लगाया है कि दलितों की जो एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी रही और आप कांग्रेस में रहकर उस आवाज को बुलंद कर रहे हैं, तो एक तरीके से आपकी पार्टी पर भी ये सवाल खड़े हुए हैं। नहीं, 2-3 बातें हैं जिसके ऊपर बार बार बोला गया, उसका जवाब। भारत जोड़ो यात्रा सारे पार्टियों को लेके नहीं किया गया था, और जो अभी लोग कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में पार्टी नहीं गई, वो पार्टी नहीं गई, वो गलत है। जब हमने ऐसा आह्वान किया ही नहीं था, बल्कि कांग्रेस का बैनर नहीं लगा था, तिरंगा लगा हुआ था। वो स्वेच्छा से जिसको आना था आया, नहीं आना था नहीं है, तो उसको कम से कम यहाँ तो न घसीटिए। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वो जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका इम्पैक्ट सीधा वहां दिख रहा है। और एक बात है, दूसरी बात है उदित जी कि गुजरात में वो इम्पैक्ट क्यों नहीं दिखा भारत जोड़ो का? अगर भारत जोड़ो की वजह से सब कुछ हुआ तो वो इम्पैक्ट गुजरात में क्यों दिखाई नहीं दिया? गुजरात में हमारी कमजोरी थी। जब अशोक गहलोत जी वहां प्रभारी थे, नेक टू नेक फाइट हुई है। ये हमारी कमजोरी है, कहीं ना कहीं हमारी से गलती हो जाती है, रणनीतिक गलती हो जाती है, नेतृत्व की गलती हो जाती है। कई जगहों पर ऐसा हुआ है और आगे भी हो सकता है। तो ऐसा हार गए तो कार्यकर्ता, जीत गए तो राहुल जी। नहीं, ऐसा नहीं कहा जाता। अभी तो क्या है कि मोदी जी का, अब बेचारे नड्डा जी ऐसे एक बेचारा बन गए हैं कि जब जरूरत पड़ती है तो उनकी फोटो हटा दी जाती है, जब जरूरत पड़ती है लगा देती। अभी वहां कर्नाटक के प्रचार में अंत में सारे जगहों पर पोस्टर एक लगा था मोदी जी का, और उसमें बासोराज बोम्मई का भी गायब था, येदियुरप्पा का भी गायब था और नड्डा जी का गायब था। और जब हारने लगे तो मोदी जी का पोस्टर खत्म, नड्डा जी को, वो बेचारा हैं, जब चाहते हैं इस्तेमाल ये कर देते हैं, जब चाहते हैं फेंक देते हैं। ये अभी हाल में हुआ है। ये दूसरे के बारे में क्या बात करेंगे? ठीक है, सतीश जवाब देंगे। जवाब पहले इस पर जवाब ले लेते हैं, क्योंकि मैं भी वही होकर आई हूँ। पूरे स्टेट का दौरा हमने भी किया, मतलब अपने रिपोर्टिंग की जाकर। ये किस पोस्टर का आप जिक्र कर रहे हैं? मुझे दिखाई नहीं दिया। पार्टी का जो घोषणा पत्र है, पार्टी का जो ऑफिशियल बैकड्रॉप है, पार्टी के जो कार्यक्रम है, पार्टी द्वारा जारी जो पोस्टर जारी हुए हैं, उसमें पार्टी के केंद्रीय और जो हमारा प्रोटोकॉल है नेतृत्व का, राज्य का, केंद्र का, वो सब जगह स्थापित था। यात्रा को लेकर अगर कटआउट लगे हुए हैं, उसमें मोदी जी का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है या स्थानीय नेताओं का है, वो एक कटआउट एक व्यक्ति का होगा। वो प्रोटोकॉल आपके यहां भी लगता है, मगर नहीं। लेकिन राहुल गांधी की पोजीशन क्या है अभी पार्टी में? किस पोजीशन पर है वो मैं ये भी समझना चाहती हूँ। आज ये फुल एंड फाइनल इस पर भी कर लेते हैं। राहुल गांधी के पास क्या पोजीशन है? अभी तो वो सांसद भी नहीं है, पार्टी के किसी पद पर भी नहीं है, तो सारा क्रेडिट उनको अगर मिलता है उदित राज जी, तो उनको भी थोड़ा सा बता दीजिए ना। जेपी नड्डा तो चलिए अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, कंपनी के एमडी सीईओ वही है। देखिए, ऐसा है कि जेपी जयप्रकाश नारायण कुछ नहीं थे, नेता थे। राहुल गांधी नेता जी, नेता एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से ऊपर होता है। गांधी जी नेता थे। डॉक्टर अम्बेडकर चुनाव कभी नहीं जीत पाए। आफ्टर भारत आजाद के बाद में वो पहले जीता था उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से। वो नेता, राहुल गांधी नेता। मतलब राहुल गांधी इन सब के लेवल पर है जिनके आपने नाम दिए? नहीं, जेपी और महात्मा गांधी जी चुनाव के नेता नहीं थे।
ये चुनाव में 48 चुनाव में 12 चुनाव जीते हैं, बाकी अधिकतर हारे हैं। राहुल जी के नेतृत्व में राहुल जी अब तक के सबसे असफल राष्ट्रीय नेता आपके रहे हैं, और जहां वो नहीं गए वहां जीत मिली है। जहां वो खड़े हुए हैं, जब वो बोलते हैं तो पार्टी का कितना वोट बढ़ता है वो कांग्रेस ही जानते हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल जी इस पर कुछ आंकड़े दे रहे थे। सूर्य प्रकाश जी, हाँ देखिए अभी कह रहे थे राहुल गांधी को जो कंपैरिजन हुआ, मैं उस पर जानना चाहता हूं। वही वो नेता है, पद की उनको जरूरत नहीं है एक तरीके से। देखिए राहुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो नेता है आपके, वही नेता है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो उस समय में 40 चुनाव लगातार कांग्रेस की जो कांग्रेस पार्टी है वो हार गई थी, और जैसे ही खड़गे साहब बने तो देखिए कहीं ना कहीं तो कांग्रेस का प्रादुर्भाव जो वो शुरू हुआ। और जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के अंदर जब कांग्रेस का प्रचार करने वो नहीं गए, तब भी वहां पर कांग्रेस की सरकार बन गई। और अभी हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए जो बोला था, आपने भी बोला कि प्रियंका गांधी जी ने वहां पे प्रचार किया, तो मैं पूछना चाहता हूं कि यदि प्रियंका गांधी जी को क्रेडिट मिल गया हिमाचल प्रदेश का, तो लड़की हूं, लड़ सकती हूं। उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने लड़ा था, वहां पर क्या हुआ, किसी भी सीट पे उनकी जमानत भी नहीं बची। तब क्या कहेंगे आप कि वो क्रेडिट किसको मिलेगा? और अगर राहुल गांधी जी इतने ही बड़े नेता हैं, मैं पूछना चाहता हूं आपसे आज, क्यों नहीं वो 17 नगर निगमों के अंदर प्रचार करने गए कांग्रेस पार्टी का? उसके अलावा वो अमेठी से हार कर वायनाड क्यों चले गए? यदि आपके इतने ही बड़े वो नेता है, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर साहब, उनके लेवल के अगर आप उनको नेता बना रहे हैं, अरे सोचिए साहब, इतनी चाटुकारिता अच्छी नहीं होती उदित राज जी, यथार्थ को समझिए। आपके ना तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, ना वो सांसद, ना वो महासचिव, किस आधार पे आप उनको जो है क्रेडिट दे रहे हैं? हाँ, ये कहते हैं आपकी, देखिए खड़गे साहब पद का चेहरा है कांग्रेस पार्टी के, ये कांग्रेस के अलग अलग फोरम पर बताया जा चुका है। तो इसलिए मैथिल जी, अगर कांग्रेस पार्टी उनको चूज कर रही है प्रधानमंत्री पद के लिए, तो फिर एक तरीके से उनको सर्वव्यापी नेता, और अभी आपने देखा ही होगा ना वो ट्वीट, जन नायक राहुल गांधी, उनको नाम भी दे दिया गया है। देखिए मैथिल जी ने जो ये बात कहा, मैंने कंपैरिजन नहीं किया। अब न समझ पाए तो क्या है? नहीं, आप नहीं समझ पाए सर, आप नहीं समझ पाए, कंपैरिजन तो आप ही ने किया था। अरे आप बोलने दीजिए, आपने जो खूब बोला, जितना भी बोला, विरोध में मैं चुप रहा, पेशेंस होना चाहिए। देखिए कोई किसी की तुलना नहीं होती, बट लीडर इज ए लीडर। काशीराम जी लीडर थे, काशीराम जी एक ही चुनाव जीते थे, कितने चुनाव हारे। डॉक्टर अंबेडकर चुनाव हारते रहे, हार जीत से मत देखिए। डॉक्टर अंबेडकर का आप बार बार नाम ले रहे हैं, देखिए इसमें मैं करेक्ट करना चाहता हूं, आप डॉक्टर अंबेडकर का नाम ले रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर को हराने वाली यदि कोई थी तो वो आपकी कांग्रेस पार्टी थी, आप स्वीकार कीजिए इस चीज को। नेहरू जी ने लगातार अंबेडकर जी का अपमान किया, एक दलित नेता का अपमान किया, संविधान निर्माता का अपमान किया, आप स्वीकारिए इस चीज को। बोलते हैं आप लोग, झूठ बोलते हैं। लीजिए, मैं झूठ बोल रहा हूं? अरे तो इतिहास है, 70 साल की भारतीय राजनीति में अंबेडकर जी का जितना अपमान कांग्रेस ने किया, किसी भी पार्टी ने नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री बने, उन्होंने पंच तीर्थों का निर्माण किया अंबेडकर जी के लिए। आप गए हैं पंच तीर्थों में अंबेडकर जी के लिए? गलत बात है, मैं पूछ रहा हूं जी, गलत बात है। ये चर्चा का एक बहस का एक लेवल होता है। मैं जब बोल रहा हूं तो भाई ये बीच में आ रहे थे, यही बोल रहे फिर। नहीं ठीक अरे है, भाई इनको नहीं, मैं सबसे अनुरोध करूंगी, सब लोग अपनी अपनी बारी में बोले, लेकिन उदित राज जी एक ये मुर्गे की तरह लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, मुर्गे की तरह कोई नहीं लड़ेगा, नहीं कोई नहीं लड़ेगा। अरे भैया जब आपका टाइम आएगा तो बोल देना। अरे कोई नहीं लड़ेगा। सवाल इस बात का है कि जीत और हार से तय नहीं होता नेता। नेता होता है, उसकी एक पोजीशन में ये खाना चाहता है। ओके, आपने एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा उठा दिया उदित राज जी। आई थिंक डॉक्टर सतीश प्रकाश ओके लीडर इज ए लीडर। काशीराम जी लीडर थे। काशीराम जी कई 10, 12 या 14, 15 चुनाव। काशीराम जी ने पूरी पार्टी को खड़ा किया, पार्टी को खड़ा किया, इस मुकाम तक पहुंचाया। राहुल गांधी ने पार्टी खड़ी की है क्या कांग्रेस पार्टी? यही तो मुद्दा था डॉक्टर सतीश प्रकाश। आप ज्यादा जानते हैं कि हम ज्यादा जानते हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं जानती सर, मैं बिल्कुल नहीं जानती, मैं तो हमें मालूम है ना। तो ये तय होता है। अब गांधी जी जयप्रकाश जेपी चुनाव के लिए नहीं आह्वान किया। अभी तक इस तरह का बात कहना कि जयप्रकाश तो राजनीति में थी नहीं। अरे जयप्रकाश जी ने इंदिरा गांधी जी को हरा दिया।
जयप्रकाश की सरकार पलटती है, वो राजनीति नहीं थी और क्या था? उदित राज जी, आपका ज्ञान जो है वो सर माथे है सभी के, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान यहाँ पर सभी लोग रखते हैं। अब अगर आपने काशीराम जी से तुलना कर दी राहुल गांधी की, डॉक्टर अंबेडकर से तुलना कर दी राहुल किसी को गांधी तुलना नहीं किया, महात्मा गांधी से तुलना कर दी राहुल गांधी की, तो कुछ तुलना नहीं किया, इतनी समझ तो बच्चे को है भारत में ना। चलिए, किसी को तुलना नहीं किया, लीडर इज ए लीडर, लीडर इज ए लीडर, ठीक है, ओके। डॉक्टर सतीश एक बात, राहुल गांधी क्या पोजीशन पर है, इस पर मैंने बोला, मैंने किसी से कोई तुलना नहीं किया। बार बार हारे हैं, वो नेता भी रहे हैं, ठीक है, अपने जीवन में प्रसिद्ध नहीं रहे, मरने के बाद प्रसिद्ध हुए। डॉक्टर सतीश प्रकाश, चलिए ठीक है, डॉक्टर सतीश प्रकाश, ओके। नहीं, मेरा एक बड़ा गंभीरता पूर्वक एक सवाल पूछता हूं सूर्य प्रकाश मैथिल जी से, कि मैथिल जी 28 मई को सावरकर का जन्म दिवस है और देश के प्रधानमंत्री, आवाज चली गई आपकी, हाँ, देश के तमाम दलित संगठन और बहुत सारे राजनीतिक दलों ने मोदी सरकार से यह मांग की थी कि नए संसद भवन का नाम बाबा साहब के नाम पर रखा जाए। और आज कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री जी देश के दलितों का कितना सम्मान करते हैं, बाबा साहब का कितना सम्मान करते हैं, आप जानबूझ करके उस संसद भवन का कहीं ना कहीं उसके ऊपर लोगों पे मैसेज क्रिएट करना चाहते हैं और बाबा साहब के नाम पर आप चिन्ह बनाओगे। ये बाबा साहब को अपमान कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। बाबा साहब ओके, ठीक है, सवाल बिल्कुल माकूल है, आप इज्जत दे दीजिए ना, संसद का नाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रख करके इज्जत दे दीजिए, कांग्रेस ने नहीं दिया तो। नहीं, मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो मुद्दा है डिबेट का, ये मुद्दा अब क्योंकि दलित उत्थान पर आ गया है, तो क्या हमारी चर्चा अब उसी पर रहेगी? मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि अब तो मुद्दा एकदम से डाइवर्ट हो गया है। डॉक्टर सतीश प्रकाश, मुझे लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो रुख आया है, खासकर उदित राज जी की तरफ से, हम चर्चा उस पर पहले कर ले तो शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन उस पर आपने अभी तक कोई जवाब दिया नहीं। हाँ जी, देखिए अभी सतीश प्रकाश जी ने जो प्रश्न उठाया, मैं उसके उत्तर में सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं। सतीश प्रकाश जी, आपको पता है कि परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिए जो पंच तीर्थ माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्थापित किए हैं, पता है आपको? ना 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 ना, मऊ में जो स्मारक बनाया गया, नागपुर के दीक्षा स्थल पर जो स्मारक बनाया गया, चैतन्य भूमि पे जो स्मारक बनाया गया, और जनपद में जो अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में जो स्मारक बनाया गया, अलीपुर रोड पर अंबेडकर मेमोरियल बनाया गया, क्या आप उन पंच तीर्थों में है क्या? ना 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 ना, मैं आपकी पोल पट्टी खोल रहा हूं यहाँ पर, आपको सुनना पड़ेगा साहब। अभी आप कह रहे थे कि बीच में मत बोलिए, आप मेरे बीच में बोल रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पंच तीर्थों की स्थापना की, आप गए क्या वहां पर? आपकी सरकार रही, आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिए क्या किया? आपने केवल अपनी मूर्तियां बनवाई, हाथी की मूर्तियां बनवाई, बाबा साहब के लिए क्या किया? लेकिन एक चाय वाले ने इस देश के संविधान निर्माता के पंच तीर्थों की स्थापना इस देश में की है, ये अपने आप में अविस्मरणीय है। आपको भी वहां जाना चाहिए, बाबा साहब की आराधना करनी चाहिए। जिस प्रकार से मोदी जी लगातार बाबा साहब के बनाए गए नियमों पे चल रहे हैं, सबका विकास, सबका प्रयास। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और वैसे ये मुद्दा, एक सेकंड, डॉक्टर सतीश प्रकाश, एक मिनट, सर, डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, ये वैसे मुद्दा नहीं था जिस पर आपने संसद भवन, एक सेकंड सर, एक मिनट रुकिए। अब जब आप बात निकालेंगे तो वो बहुत दूर तक जाएगी ना। अगर पार्क बनता है तो वहां बहन जी अपने तस्वीरें लगवाती हैं, अपने इतने बड़े बड़े वो लगवाती हैं मूर्तियां, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है। तब ये सवाल नहीं खड़ा हुआ था कि दलितों की वहां पर मूर्तियां लगाई जाती हैं, या किसकी मूर्तियां लगनी चाहिए थी? डॉक्टर अंबेडकर की लगनी चाहिए थी ना तमाम। मायावती जी ने, अगर बहन जी ने अपनी मूर्तियां लगवाई, तो क्या तब वो चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए था? तो अभी क्या विषय है? एक मिनट, हाँ, देखिए, मेरा कहना यह है कि चाहे सत्ता, भारत में बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत में सत्ता परिवर्तन हुआ है, भारत में व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता है। आज जो बीजेपी है वो कल की कांग्रेस है, जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो कल जो आज की बीजेपी है वो कल की कांग्रेस हो जाएगी।
कहीं ना कहीं सत्ता सतीश लखेड़ा जी को जवाब दे रहे हैं, ऐड करिए जल्दी से। ओके, आपकी बात का जवाब सतीश लखेड़ा दे रहे हैं, फिर मैं आ रही हूँ डॉक्टर पीयूष जोशी आपके पास आ रही हूँ। देखिए, डिबेट का विषय कुछ और था, मगर सतीश जी ने मुद्दा उठाया है। बहुजन समाज पार्टी पिछले 27-28 साल में केवल उत्तर प्रदेश में उन्होंने जिस तरह प्रयोगशाला बनाया, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। जब वो इकट्ठे हो गए फिर बोला तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। फिर चुनाव में नारा आया कि चढ़ गुंडों की छाती पर, बटन दबेगा हाथी पर। मगर जब इन्हें खुल के सत्ता दी गई तो क्या हुआ? जो रीमा जी कह रही है, मूर्तियां लगाई, अपनी मूर्तियां लगाई। दिल्ली में भी यहाँ पे गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पे जो उनका कार्यालय, वहां मायावती जी की मूर्ति लगी है आदमपुर। मगर मेरी बात सुन लीजिए, देश के दलितों की मूर्ति लगाएंगे, अपनी मूर्ति जीते जी, अरे जीते जी मायावती जी की मूर्ति, क्या लॉजिक है? और उसके बाद सतीश जी, मेरी बात पूरी होने, और उसके बाद क्या उत्तर प्रदेश में कि गुंडे चढ़ गए हाथी पर, मूंग दल रहे छाती पर। जो आपने जातिवाद का जहर बोया, आपने भले अन्य दलों को कोशिश की, मगर तब आप अंबेडकर जी के लिए क्या किया? अंबेडकर जी के लिए तब क्या किया आपने? देखिए सतीश जी, आज पंचतीर्थ का आप अपमान मत कीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के नेतृत्व में, आप उसको तीर्थ मत बनाइए। अरे क्यों नहीं, हम उन्हें सतीश जी हम उन्हें महान विभूति मानते हैं, आप उन्हें दलित नेता मानते हैं, और बार बार आप उन्हें छोटा करते हैं। आप भवन कर दीजिए, बिल्कुल बहुत सारी योजनाएं देश के अनगिनत महान लोगों के नाम पे कुछ ना कुछ योजनाएं हैं, हर एक का सम्मान है, मगर शर्त के आधार पे नहीं होगा। ठीक है, मैं एक मिनट, पीयूष जोशी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। पीयूष जोशी जल्दी से। देखिए, मेरा ये कहना है कि जैसा कि आप भी रियलाइज कर रहे हैं कि डिबेट किसी दूसरी दिशा में चली गई। ये चुनाव किस बात पे होना है ना, लोकसभा चुनाव अच्छा, की बात और विपक्षी एकता। पीयूष जी, मैं आपको एक मिनट रोकना चाहूंगी, हमें सीधे जरा चलना होगा जापान हिरोशिमा, जहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। बहुपक्षीय शिखर सम्मेलन G7, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान हिरोशिमा पहुंच गए हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं हिरोशिमा से, जहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधाकर दास इस वक्त मौजूद है, सीधे उन्हीं के पास लिए चलते हैं। सुधाकर, हम देख रहे हैं कि यहाँ हिरोशिमा में जहां पर कि आप हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए बहुत सारे भारतीय भी दिखाई दे रहे हैं, उसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। थोड़ा सा जरा आप तस्वीरें बयां करें। सुधाकर, सुधाकर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये आप तस्वीरें देखिए जिस तरह से भारतीय समुदाय के जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। वंदे मातरम और हाथ में तिरंगा लिए प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बेतहाशा लोग दिखाई दे रहे हैं। भारतीय समुदाय के लोग हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए हैं, और हमेशा जब भी प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पर जाते हैं इसी तरह का उत्साह भारतीय समुदाय के लोगों में दिखाई देता है। बच्चे, महिलाएं पूरे जोश के साथ हाथ में तिरंगा लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सीधी तस्वीरें आप जापान के हिरोशिमा से देख रहे हैं। एक बार फिर बता दें कि G7 समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के हिरोशिमा पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए
लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। अपने बच्चों को लेकर लोग पहुंचे हुए हैं भारतीय समुदाय के। बेहद ही गौरवपूर्ण क्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के साथ मिल रहे हैं और इस दौरे की एक अहम खासियत पापुआ न्यू गिनी, जहां पर कि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। हिरोशिमा के बाद प्रधानमंत्री वहां भी पहुंचेंगे। कोशिश करते हैं अगर हमारे सहयोगी सुधाकर दास इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुधाकर, आप तक आवाज पहुंच रही है? कैसे हो? तो जापान के हिरोशिमा में G7 का जो ये सम्मेलन है, जो कि 21 मई तक चलने वाला है, जिसमें पड़ जाता है और एक तरह से गर्व की एक भावना जो बीते वर्षों में उन्होंने भारत मंचों के बीच भरी है, जिस तरह से देश तरक्की के नए मुकाम रोज हासिल कर रहा है। और ये एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने बीते वर्षों में देश को जिस तरह से दुनिया में एक तरह से एक प्रभावी मुकाम पर पहुंचाया। आज जब दुनिया के मुद्दों को हल करने की बात की जाती है तो भारत के नेतृत्व की बात की जाती है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की बात की जाती है। आज चाहे तीसरी दुनिया की समस्या हो, चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने का लक्ष्य हो, चाहे यूक्रेन जैसे क्राइसिस हो या फिर संयुक्त राष्ट्र सुधारों की बात हो, तो हमेशा हर वक्त भारत और प्रधानमंत्री मोदी को, शायद यही वजह है जो इस तरह से आज भारत की विकास यात्रा को पीएम मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। भारत वंशियों को भी उन पर उसी तरह से गर्व होता है। और आज देखिए, आज भारत वंशियों के लिए आज एक भी भारत वंशी दुनिया के किसी भी हिस्से में रह रहा, अगर वो छोटी सी भी तकलीफ में है जी सुधाकर। तो सुधाकर जो कि हमें बता रहे थे कि किस तरह से ये दौरा कितना अहम है, और इस वक्त देखिए ये बहुत ही अहम जो तस्वीरें आप देख रहे हैं और बेहद ही रोमांचक तस्वीरें भी हैं, जिसमें प्रधानमंत्री छोटे बच्चों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। छोटे बच्चे जो कि भारतीय समुदाय के लोग वहां पर मौजूद हैं, वो सभी पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। बेहद ही उत्साह दिखाई दे रहा है लोगों में, जो कि प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं जापान हिरोशिमा में। कुछ लोग तस्वीरें प्रधानमंत्री के साथ जो उनकी हैं वो भी प्रधानमंत्री को भेंट कर रहे हैं, हाथ में तिरंगा लिए प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी लेने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। सुनाई दे रही है हिरोशिमा एक तरह से भारत के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। तिरंगे देश में देशभक्ति की भावना दिए ये लोग किसी भी तरह से प्रधानमंत्री मोदी की झलक पा लेना चाहते हैं, उन्हें छू लेना चाहते हैं। हम जानते हैं कि जापान में अगर बात की जाए तो 40,000 से ज्यादा भारतवंशी रहते हैं, बहुत बड़ी संख्या नहीं है। तब भी यहाँ इस वक्त यहाँ रात का वक्त है, 9 से ज्यादा बज चुके हैं और बड़ी तादाद में यहाँ भारतवंशी पहुंचे हैं। हमें बताया गया कि कई दूसरे शहरों से भी यहाँ प्रधानमंत्री मोदी को झलक पाने के लिए, उस नेता की झलक पाने के लिए जो देश को आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर, विकसित भारत के रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, जिन्होंने अमृत काल में एक तरह से देश को एक तरह से नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाया है। और बीते 9 वर्षों में देश ने जो कुछ भी हासिल किया है, जिस तरह से आज गरीबों में नया आत्मविश्वास आया है, तरक्की के जिस रास्ते पर भारत आज दुनिया की जो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, और उसमें निश्चित तौर पर आज भारतवंशियों को भी उसी तरह से गर्व होता है। और ये आज एक भरपूर स्वागत प्रधानमंत्री मोदी का जो शेरेटन ग्रैंड होटल है हिरोशिमा में, जहां प्रधानमंत्री अगले 2 दिनों तक रुकेंगे, वहां ये जबरदस्त स्वागत किया गया है भारतवंशियों की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी का विभिन्न शहरों की तरफ से। और अभी भी हम भारतवंशियों की आवाज सुन सकते हैं। ये मुलाकात हालांकि पूरी हो चुकी है, प्रधानमंत्री अपने अलग अन्य कार्यक्रमों की तरफ निकले हैं अभी होटल के भीतर, लेकिन अभी भी वंदे मातरम और भारत माता की जय की गूंज सुनाई दे रही है।
बिल्कुल सुधाकर, और देखिए जो तस्वीरें हमने देखी है, जब भी प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जाते हैं तो इसी तरह जो भारतीय समुदाय के लोग हैं एक झलक पाने के लिए, सेल्फी खिंचवाने के लिए पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ वहां दिखाई देते हैं। जिन तस्वीरों को आप बयां कर रहे हैं वंदे मातरम के नारों के साथ, थोड़ा सा और उसको समझना चाहेंगे, क्योंकि एक तरीके से अभिभावक की तरह प्रधानमंत्री को देखा जाता है। तो सुधाकर दास जो कि प्रधानमंत्री के साथ इस विदेश दौरे पर हैं और बता रहे थे कि किस तरह से इस वक्त जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं जापान के हिरोशिमा में, तब भारतीय समुदाय के जो लोग हैं वो सभी वहां पर प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए पहुंचे हुए थे। और अभी वहां पर रात का समय है, G7 समिट जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। एक लंबा शेड्यूल प्रधानमंत्री का रहेगा, पल पल हम जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।